नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट का पेपर, जिसको हम लोग हल करेंगे। जिसमें का पहला प्रश्न है कि भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया था। इसका पहला विकल्प है जबलपुर से दिल्ली, दूसरा है अहमदाबाद से लखनऊ, तीसरा मुंबई से अहमदाबाद और चौथा है चेन्नई से मुंबई। तो इसका सही विकल्प है मुंबई से अहमदाबाद। इसका सही विकल्प है मुंबई से अहमदाबाद। इसके बाद हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। तो यह अभियान संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया था। तो इसके विकल्प पहला सही हो जाएगा, संस्कृति मंत्रालय। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में डैश नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह का अभ्यास का आयोजन किया था। तो इस अभियान का नाम है स्काई लाइट। इसका अभियान का नाम क्या है? स्काई लाइट इस अभियान का नाम है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिसमें विकल्प पहला है स्मृति ईरानी, दूसरा विकल्प नरेंद्र मोदी, तीसरा अनुराग ठाकुर और चौथा है अमित शाह। तो इसका सही विकल्प है अमित शाह। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया? तो गोवा है जो कि हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो यूएई भारत का पड़ोसी देश नहीं है, जबकि चीन, मालदीव और म्यांमार भारत के पड़ोसी देश हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीले कड़ी केंद्र की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत आईआईटी मद्रास ने किया है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आईआईटी मद्रास। इसके बाद अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। तो स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। सबसे पहले इस राज्य का निर्माण हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न है, लोकसभा के पद धारण करने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो लोकसभा के पद की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। तो इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, इसलिए इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत के असम में माजुली नामक द्वीप है। तो विकल्प बी सही हो जाएगा, माजुली द्वीप। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा हंगरी फोरिंट है। हंगरी फोरिंट है। तो इसका विकल्प डी सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला देखेंगे प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? जिसमें विकल्प है स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, गुलजार, महात्मा गांधी। तो यह पुस्तक स्वामी विवेकानंद की है, पावर्स ऑफ द माइंड। तो इस तरफ विकल्प ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होगा? तो इसका अर्थ होता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसके लिए विकल्प ए सही हो जाएगा, जिसमें लिखा है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज।
इसके बाद अगला प्रश्न है, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नौटंकी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, तो इसलिए इसका विकल्प डी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट जो दिया है ये गद्य दिया है जिसको पढ़कर विकल्प छांटना है, तो मैं इसका डायरेक्ट विकल्प बता दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ के इसका हल विकल्प चेक कर सकते हैं। तो इसका पहला जो विकल्प है, पहला प्रश्न है 17 नंबर, इसका जो हल है, प्रश्न दिया है कि साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार करता है? तो साहित्य दुष्प्रभावों को सामने लेकर आता है, तो इसका विकल्प ए सही होगा। इसके बाद अगला इसमें का प्रश्न है कि साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? तो इसका डी विकल्प सही होगा। डी विकल्प है क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और असंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। इसमें अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या होगा? तो इसका सर्वाधिक उचित शीर्षक होगा साहित्य एवं समाज। अगला प्रश्न है, साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है? तो इसका विकल्प डी सही होगा। इसमें डी में लिखा है कि साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? तो इसके लिए हमारा विकल्प होगा ए, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, अगला पद है जिसको आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं, पढ़ के इसका विकल्प मिलान कर सकते हैं। मैं केवल विकल्प का सही उत्तर बता दे रहा हूँ। तो अगला इसका विकल्प है कि साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार करता है? ये लगता है 2 बार यही आ गया। अगला आगे हम लोग देख ले रहे हैं। अगला है कि ये है 22 से 26 तक, जिसमें पहला हमारा प्रश्न है कि सत्य और अहिंसा के मार्ग को 80 की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है? तो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन होता है, इसलिए इसे 80 की धार पर चलना बताया गया। तो इसके लिए विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला इसका प्रश्न है कि सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो हम लोग हरि के मार्ग पर चल सकते हैं, अंतर्निहित सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं और सत्य की आराधना कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी विकल्प सही होंगे। अगला है कि गद्यांश में चिर अस्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें शब्द दिया गया चिरस्थायी। चिरस्थायी का मतलब होता है जो बहुत समय तक रहे, जिसका विलोम होगा क्षणभंगुर, यानी तुरंत समाप्त होने वाला। तो इसका विकल्प बी सही हो जाएगा, क्षणभंगुर। अगला प्रश्न है कि सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? तो इसका विकल्प डी सही होगा। इसका विकल्प डी नहीं, इसका विकल्प सी सही होगा, डी नहीं सही होगा, सी सही होगा कि श्रद्धापूर्वक अंतः विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात्कार करें। इसके बाद अगला प्रश्न है कि जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? तो इसका सही विकल्प डी है, आप इसे पढ़कर मिला सकते हैं। अगला प्रश्न है, आगे हम ये तालिका दी है, इस तालिका को हम लोग बाद में हल करेंगे। इससे पहले हम लोग जितने प्रश्न हैं उसको हल कर लेना है, तालिका को बाद में हल कर लेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं 47 नंबर प्रश्न से कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति की गई थी? तो प्रथम बौद्ध संगति राजगीर में की गई थी, तो इसलिए विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति
कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देवनामप्रिय प्रियदर्शी भी था? तो सम्राट अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी था, तो ये विकल्प ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि संगमरमर पर पित्रा-दुरा या रंगीन पत्थरों की जड़ाई का काम किसके समय बहुत लोकप्रिय हुआ? तो यह शैली शाहजहाँ के समय बहुत लोकप्रिय हुई थी। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तो तांबे का पहली बार उपयोग नवपाषाण में किया गया था, लेकिन अधिकतर उपयोग ताम्रपाषाण काल में किया गया था। पहली बार उपयोग के लिए नवपाषाण काल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भूदान ग्रामदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था, इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे कि दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो जिसमें पहला विकल्प है कमला देवी चट्टोपाध्याय, दूसरा इनमें से कोई नहीं, तीसरा मैडम कामा, तीसरा पंडित रमाबाई। तो इसका सही विकल्प होगा कमला देवी चट्टोपाध्याय, जिन्होंने महिलाओं को शामिल करने के लिए इसमें कहा था। अगला प्रश्न है जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो उस समय भारत पर मुगलों का शासक था, इसलिए विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सरकार ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण किया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत बम्बई से सिंध प्रांत को अलग कर दिया गया था। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो दिल्ली किसने दिया था? तो यह नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी? तो यह फ्रांसीसी क्रांति के साथ सबसे पहले राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति हुई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? जिसमें विकल्प पहला है कि उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, गर्म और शुष्क मौसम, निम्न वेग हवाएं, भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में अल्प दाब का तंत्र। तो इसका सही विकल्प होगा ए उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से डैश आगे है, तो यह 5.5 घंटा आगे है, तो इसलिए इसका विकल्प सी सही हो जाएगा, 5.5 घंटा आगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारण नहीं है? तो पानी की उपलब्धता आर्थिक कारण नहीं है, इसके अलावा खनिज, औद्योगिकरण, शहरीकरण आर्थिक कारण है। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है, इसलिए इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसने दी थी? तो इसकी स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद ने दी थी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने। अगला प्रश्न है किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां डैश क्षेत्र से संबंधित होती हैं? तो विकासशील देशों की अधिकतम गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? पहला विकल्प है उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज, दूसरा यह सभी, तीसरा सिंचाई, चौथा रासायनिक उर्वरकों और पीड़कनाशी का प्रयोग। तो इनमें से सभी सही होगा यह सभी, क्योंकि सभी का उपयोग किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, विकल्प बी सही हो जाएगा कोसी नदी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया था? तो वैधानिक आयोग है जिसका संसद के द्वारा विशेष कानून पारित करके लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत की संघ कार्यपालिका में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है?
तो संघ की कार्यपालिका में राज्य के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होते हैं, यह राज्य की कार्यपालिका में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो सिडबी एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, तो इसलिए इसका विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना करने का अधिकार है? तो संसद को यह अधिकार है कि किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो आर्टिकल नंबर 124 है जो सर्वोच्च न्यायालय के गठन से संबंधित है। अगला प्रश्न है के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्तियाँ होती हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्तियाँ होती हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ग्रीन हाउस गैस ही ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस का ही एक बड़ा रूप ग्लोबल वार्मिंग होता है। अगला प्रश्न है कि निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया में फेफड़े में पानी भर जाता है या फेफड़े में तरल पदार्थ जमा हो जाता है, जिस कारण फेफड़ा प्रभावित होता है। तो निमोनिया से प्रभावित वाला अंग फेफड़ा होगा, विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो नायलॉन एक वनस्पति रेशा नहीं है, यह सिंथेटिक रेशा है। अगला प्रश्न है तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो तारों का रंग तारों के तापमान पर निर्भर करता है। तारों का तापमान जैसा होता है उसी हिसाब से उसका रंग होता है। अगला प्रश्न है इसका विकल्प गणित का जो सवाल है इसका विकल्प मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग हल कर सकते हैं। 76 का विकल्प होगा 30 होगा। 76 का विकल्प जो होगा 30 सही है, आप लोग हल करके चेक कर सकते हैं। फिलहाल में यहाँ हल नहीं हो पाएगा क्योंकि हल करने के लिए अलग सिस्टम लगता है। अगला प्रश्न है कि 77वां है 0.05 का वर्ग प्लस 0.41 का वर्ग प्लस 0.073 का वर्ग। इसी प्रकार एक दशमलव बढ़ा के नीचे वर्ग दिया गया है, तो अगर नीचे 10 के वर्ग या 10 का भाग या भाग तथा गुणा कर दें तो संख्या ऊपर वाली संख्या के बराबर हो जाएगी और 10 का वर्ग कॉमन हो जाएगा और 10 का वर्ग 1/में कॉमन होगा तो वो ऊपर चला जाएगा। तो इसलिए इसका विकल्प सही होगा, ई सी सही होगा, जिसको 100 होगा। अगला प्रश्न है कि 40 व्यक्ति समाचार पत्र एक्स को पढ़ते हैं और 50 व्यक्ति वाई को पढ़ते हैं, तो 10 व्यक्ति दोनों समाचार पत्र को पढ़ते हैं, तो इनमें से दोनों को नहीं पढ़ते हैं। तो इसको हम लोग इस प्रकार से हल कर सकते हैं कि मान लीजिए ये एक्स को पढ़ने वाले हैं और ये वाई को पढ़ने वाले हैं, तो 40 व्यक्ति पढ़ते हैं तो इसका मतलब नहीं पढ़ने वाले हो जाएंगे 60%, और इसमें 50 पढ़ते हैं तो इसको नहीं पढ़ने वाले हो जाएंगे 50%, और इसमें 10% पढ़ते हैं तो नहीं पढ़ने वाले हो जाएंगे 90%। तो इसमें हम दोनों को जोड़ लेंगे 50 प्लस 40, 50 प्लस 60, इसका योग हो जाएगा 110, और 110 में से हम लोग 90 घटा दें तो इसका विकल्प आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा 20। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि इसका सही विकल्प होगा 20। अगला प्रश्न है कि 5 परिमाणु का औसत 46 है और पहले 4 का 45, तो 5वां परिमाणु कौन सा होगा? तो इसका सही विकल्प 50 है, आप लोग हल करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न 80 वाला है। 80 है कि √2.29.8116 प्लस √77.44 का मान कितना होगा? तो इसका मान होगा 14.26। आप इसको हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? तो पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, तो इसलिए इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? तो इसका विकल्प
तो इसका विकल्प बी सही नहीं है, क्योंकि हम लोग देखते हैं यहाँ कि अवलंब का मतलब आधार होता है, न कि आधार होता है। अभिलंब का मतलब विलोकित नहीं होता, विलंब का मतलब दूसरा होता है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? तो विकल्प डी है, पार्वती, रुद्राणी और भवानी सभी शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो इसका विकल्प डी सही होगा, नूतन का पुरातन। नूतन मतलब होता है नया, पुरातन मतलब होता है पुराना। अगला प्रश्न है कि ख़याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ होगा। तो इसका अर्थ होगा सी नंबर, असंभव बातों की कल्पना करना। अगला प्रश्न है कि महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या है? तो महर्षि का सही संधि विच्छेद था महाधन ऋषि। तो इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसका मैं विकल्प सही बता दे रहा हूँ, आप लोग इसे मिला सकते हैं। तो इसमें पहला विकल्प प्रश्न जो है कि वाज कैरोलिन्स ब्रदर एन आउटडोर टाइप? तो इसका विकल्प होगा नो, क्योंकि यहाँ आप लोग देख सकते हैं लिखा है, कहाँ लिखा है कि आउटडोर संबंधित नहीं है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं जहाँ लिखा है कि हर बिग ब्रदर जैक वाज नेवर आउटडोर टाइप। तो यहाँ लिखा है कि नेवर आउटडोर टाइप, तो इसलिए इसका विकल्प नो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वाई वेयर द स्क्वेड्स कलेक्टेड? तो इसका सही विकल्प होगा फॉर बेटिंग। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ डिसअपॉइंटेड। तो डिसअपॉइंट का एंटोनिम सेटिस्फाई होता है, इसलिए इसका विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गिव द वन वर्ड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसमें दिया है कि द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग एंड और कंपाइलिंग डिक्शनरीज। तो इसका सही विकल्प होगा लेक्सिकोग्राफी सही इसका विकल्प होगा। अगला प्रश्न है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की बेटी है। तो इसका हम लोग डायग्राम भी बना सकते हैं, इसका विकल्प वैसे सही होगा पत्नी, यह महिला उसकी पत्नी होगी। इसका डायग्राम बनाकर भी हम लोग समझ सकते हैं, जैसे दिया है कि नीलेश ने कहा वह मेरी पत्नी के दादा हैं। पत्नी के दादा का मतलब पत्नी हुए, पत्नी के पिताजी के पिताजी दादा हुए। तो दादा के इकलौते संतान, तो इकलौते संतान इसका पिता होगा कि इकलौती बेटी, तो इकलौती बेटी वही होगी, अर्थात यह उसकी पत्नी है। अगला प्रश्न है कि असंगत अलग करें। इसमें से हम लोगों को देखना है कि कौन सा असंगत है। 8, 27, 64, 100, 125, 216, 373, 43 दिया गया है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि 8 जो है वो 2 का घन है, 8 2 का घन है। इसी प्रकार 27 3 का घन है, 64 4 का घन है, 125 5 का घन है, 216 6 का घन है, 373 7 का घन है, जबकि 100 10 का वर्ग है। तो इस प्रकार यह अलग हो जाएगा, तो इसका विकल्प डी सही हो जाएगा 100। अगला प्रश्न है कि 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो इसे आप लोग हल कर लीजिएगा, इसका विकल्प होगा शुक्रवार। अगला प्रश्न है, गिव द सिनोनिम्स फॉर द पार्शियल। तो पार्शियल का समानार्थी शब्द होता है इनकम्प्लीट, तो इसके लिए विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि नॉर्मल को RPNLBM के रूप में कोडित किया जाए तो गैदर का कोड क्या होगा? तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि यहाँ N और R को उलट के O में 1 जोड़ दिया है। इसी प्रकार हम लोग यहाँ भी करेंगे कि G और T को उलट कर A में 1 जोड़ देंगे। तो इस प्रकार हम लोग हल करने पर देखेंगे कि विकल्प डी हम लोग का सही होगा। आप इस तरह से हल करके देख सकते हैं।
दो को क्रॉस किया और एक में जोड़ दिया। इसी प्रकार दो को क्रॉस करके एक को जोड़ दिया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में कथन दिए गए हैं और इन कथनों के बाद निष्कर्ष निकाले गए हैं। निष्कर्षों को पढ़ें और फिर तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा निष्कर्ष सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों की परवाह किए बिना दिए गए कथनों का तार्किक अनुसरण करता है। तो इसमें दिया गया है कि सभी किताबें पेपर हैं, तो जो सभी किताबें वो हैं पेपर हैं। इसी प्रकार दिया गया कुछ पेपर जर्नल है, तो कुछ पेपर जर्नल हैं। और आगे दिया गया कि कुछ जर्नल्स कैलेंडर्स हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि पहला विकल्प है कि कुछ जर्नल किताबें हैं, तो जो कि सही नहीं होगा। इसी प्रकार कुछ किताबें कैलेंडर, इसमें कोई भी सही नहीं होगा। इसका विकल्प बी सही होगा, जिसमें इनमें से कोई नहीं सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोग का कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया। तो यह गुजरात में लॉन्च किया गया था, गुजरात के गांधीनगर में लॉन्च किया गया था। तो इसलिए विकल्प इसका सी सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया। तो इसका सही विकल्प चीन होगा, क्योंकि चीन ने हाल ही में ताइवान के आसपास भी अभ्यास किया था। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन में से किस शहर में किया गया। तो इसका उद्घाटन कोलकाता में किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार कर लिया है। तो इसका सही विकल्प होगा इजराइल। इजराइल के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम भ्रूण का तैयार कर लिया है। इसके बाद हम लोग जो ग्राफ का प्रश्न है इसको दूसरे वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।